Good morning everyone. Welcome to BVN online classes. As we have already continued with our second lesson of geography, that is land, soil, natural vegetation and wildlife resources. And we have already discussed about the first resource, that is land. Now we are supposed to discuss about the second one, that is soil. And some points we have already discussed of soil also. What is soil? How we are degrading it? How it is useful for us? What are the different factors which play a vital role in making of soil? So again, where we left in the last class, we left at soil degradation. So we will continue from there only. How we are degrading soil? We have already discussed by using excessive pesticide and insecticides, as well as by using excessive water which make the land degradable by increasing salinity, and by throwing non-degradable things in the soil. How we can prevent that soil degradation? That is called soil conservation. How to prevent soil from degradation? So what are the different measures we can adopt for soil conservation? What are the different measures we can adopt for soil conservation? First is mulching. What is mulching? Mulching means to cover the bare land. जो हमारी खाली जमीन है उसको कवर कर देना by either straw or remains of the crops. अगर हमारे यहाँ फसलों के कुछ रिमेन्स हैं, हमने बाजरा वगैरह कटाई की, उसके नीचे के डंठल वगैरह बच जाते हैं, या फिर हमारे पास खाली घास है, उसको अगर हमने उसके ऊपर डालेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा, व्हेन दे कम इनटू द सॉइल एंड डीकंपोज, जब वो मिट्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे उसके बाद डीकंपोज होंगे तो दे विल वर्क एज ह्यूमस एंड ह्यूमस प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल. एंड द सेकंड बेनिफिट इज it also prevent the upper layer of soil to flow by water as well as by air. दूसरा बेनिफिट हमें मल्चिंग से क्या होगा? अगर हम उसको कवर कर देंगे तो ऊपर की मिट्टी उड़ेगी भी नहीं, और दूसरा अगर वो मिट्टी के अंदर वो घास और जो रिमेन्स हैं क्रॉप्स को शामिल हो जाएंगे, डीकंपोज होने के बाद किसका काम करेंगे? फर्टिलिटी, उपजाऊपन, खाद का काम करेंगे. सेकेंड इज कंटूर बैरियर्स. कंटूर मीन्स इट स्टैंड्स फॉर बाउंड्री. इफ देयर इज ए स्लोप, अगर किसी जमीन के अंदर, जैसे पहाड़ी इलाका है, स्लोप्स हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं जगह जगह जहां फ्लो ज्यादा तेज है, तो उन बाउंड्रीज के ऊपर हम क्या करें? बैरियर्स, किसी भी प्रकार के बैरियर्स बना दें ताकि उस फ्लो को कम किया जा सके, रोका जा सके. इसके साथ साथ हम एक चीज और करते हैं कि हम इनके साथ साथ एक ट्रेंचेस, ऐसे इन बैरियर से थोड़ा सा पहले एक ट्रेंचेस थोड़ी सी उसके साथ गड्ढे या बना देते हैं ताकि उसके अंदर पानी स्टोर हो और मॉइस्चर बना रहे उसके ऊपर अगर क्रॉप्स को उगाते हैं तो. थर्ड वन इज रॉक डैम्स. इट इज सिमिलर टू द काउंटर बैरियर्स. उसी प्रकार हम रॉक्स को इकट्ठा करके एक पानी के फ्लो को कम करने के लिए एक डैम बना दें. देन आफ्टर टेरेस फार्मिंग. टेरेस वर्ड इज यूज फॉर और रूफ. जैसे हम छत की बात करें, छत का ऊपर का जो खाली हिस्सा होता है उसके लिए हम टेरेस. और ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है? पहाड़ी इलाकों में, इन माउंटेन्स वी कट स्लोप्स इन टेरेसिस और इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स. हम सीढ़ियों के तौर पर एक जगह को बिल्कुल समतल बनाने, पहाड़ को काट के बनाने का प्रयास करते हैं, उसको बनाने का, उसके ऊपर फार्मिंग करें. इससे भी जो सीधा फ्लो है पानी का वो नहीं होगा, तो पानी का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ सोयल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा. तो टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो वन मेजर टू प्रिवेंट soil degradation. Then after intercropping. Intercropping means to grow 2, 3 or many crops at a time. Like in a single field of 3 to 4 acres, if you are going to grow at the very same time at a particular place wheat, then after barley, then after gram, then after mustard. अगर हम सरसों, गेहूं, चना और जौ
अलग अलग एक साथ इंटरक्रॉपिंग करें तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट क्या होगा? ऑल द लैंड विल नॉट बी बेयर एट ए सिंगल टाइम, एक ही समय पर पूरी जमीन खाली नहीं होगी। क्यों? एवरी क्रॉप हैज डिफरेंट हार्वेस्टिंग सीजन, हर फसल की कटाई का समय अलग अलग होता है। अब इसी में मैंने एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल की बात करें, अगर आपके आसपास आप फार्मिंग कोई करता हो या आप किसी फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सरसों, जो मैंने मस्टर्ड बोली, सारी फसलें मैंने जो एक साथ बोली थी एक ही सीजन की हैं। कौन सी सीजन की हैं ये? कैन यू आइडेंटिफाई? दीज ऑल क्रॉप्स आर ऑफ रबी सीजन, ये रबी की हैं जो हम सर्दियों में उगाते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, और देन आफ्टर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। लेकिन इनमें भी डिफरेंस है, इनमें सरसों मस्टर्ड है वो सबसे पहले, तो उसकी इस सीजन की पहली फसल जो ग्रो की जाती है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग भी सबसे पहले होती है अराउंड फरवरी। उसी के बाद फिर हमारे पास अगर इसी प्रकार इस पैटर्न को चेंज करें तो इसमें फिर ग्राम, देन आफ्टर बार्ले, देन आफ्टर व्हीट। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? इंटरक्रॉपिंग से एक साथ इस प्रकार की फसलें उगाएं जिसमें थोड़ा थोड़ा गैप हो, तो एक साथ पूरा खेत खाली नहीं होगा, जिससे कि मिट्टी किसी भी प्रकार से विद द स्पीड ऑफ विंड एज वेल एज इफ देयर इज ए हैवी रेन देन इट विल नॉट वॉश आउट विद वाटर, तो साथ के साथ बह के नहीं जाएगी। तो इंटरक्रॉपिंग का बेनिफिट, अलग अलग फसलें उगाने से सबका हार्वेस्टिंग सीजन अलग होगा, हार्वेस्टिंग सीजन अलग होगा तो उसके साथ साथ एक साथ पूरी जमीन खाली नहीं होगी। नेक्स्ट, कंटूर प्लोइंग। अब ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था बैरियर्स के तौर पर, ये है बाउंड्री। अब बाउंड्री के पैरेलल अगर हम खेती करें, पहले तो हमने पानी को रोकने के लिए बैरियर्स बनाए थे, जो लास्ट फ्लो किसी भी स्लोप का अगर कहीं से हमने बैरियर बनाया, लास्ट सीमा लगी कि यहां तक फ्लो ज्यादा है, उसके बाद दूसरा उसका लेवल स्टार्ट हो गया, तो हमने वहां बाउंड्री बनाई थी, बैरियर्स बनाए थे। अब उन्हीं को जैसे हमने स्टेप कल्टीवेशन की थी या टेरेस कल्टीवेशन की थी, स्टेप में कट किया था, उसी प्रकार पैरेलली अगर हमारी ये बाउंड्री हमने यहां रोकने के लिए बनाई, इसके पैरेलल ऐसे ही हम खेती भी करें, तो इसमें क्या है, जब हम ट्रैक्टर वगैरह से या किसी भी चीज से खेती करें तो आप देखते हो कि थोड़ी सी उसकी मेड़ या जिस प्रकार से ये एक रो निकाली जाती है उसके दोनों तरफ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या है, उस पानी के फ्लो को रोक देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से मिट्टी यहां से इरोड नहीं होगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कंटूर प्लोइंग का? उसके पैरेलल हम खेती करें, पैरेलल हम अगर उसको बैरियर के साथ खेती करेंगे, पैरेलली करेंगे तो और फ्लो को कम कर देगी पानी को। Then after shelter belts, what are shelter belts? These are basically to stop the erosion by wind. ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल किस चीज में है? अगर हम हवा से जो इरोड होती है हमारी मिट्टी, जो ऊपर की लेयर हवा से उड़ के जाती है, खाली समय जब होता है हमारे खेतों में कोई फसलें नहीं होती, तो उसको रोकने के लिए what are shelter belts? To grow trees इन एरो एट द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। अगर हम हमारे खेत में बाउंड्रीज के ऊपर, जो बाउंड्रीज उनके ऊपर पेड़ लगा दे लगातार, तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? जब हवा के साथ मिट्टी उड़ेगी तो उस बाउंड्री के साथ जाने टकराने के बाद वो रुक जाएगी। और दूसरा बेनिफिट क्या है इस चीज का? दूसरा बेनिफिट ये रहेगा हमारे पास, एक के बाद एक फील्ड में अगर इस प्रकार की शेल्टर बेल्ट्स होंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि हवा की फोर्स भी कम हो जाएगी, वो इरोड भी कम करेगी मिट्टी को। तो सोइल डिग्रेडेशन पढ़ा हमने कि हम सोइल डिग्रेड किस प्रकार कर रहे हैं, उसके बाद हमने सोइल कंजर्वेशन कि हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। उसके लिए हमने ये 7 मेजर्स पढ़े। मल्चिंग, किसी बेयर लैंड को कवर करना, स्ट्रो या रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स, देन आफ्टर कंटर बैरियर्स, जो बाउंड्री हमारे स्लोप की होती है उसके साथ साथ कोई बैरियर बना देना, फिर रॉक डैम्स, पहाड़ी इलाकों में पत्थरों को इकट्ठा करके डैम बना देना, देन आफ्टर टेरेस फार्मिंग, स्टेप कटिंग, अगर पहाड़ी इलाकों में हम समतल जमीन को काट के टेरेस या स्टेप में काट के फिर फार्मिंग करें, देन आफ्टर इंटरक्रॉपिंग, एक साथ एक ही सीजन की 3 से 4 फसलें उगाएं जिनका कि हार्वेस्टिंग का समय अलग अलग हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे बार्ले, ग्राम, व्हीट एंड मस्टर्ड। तो इनके जो हार्वेस्टिंग का समय है उसमें हर एक में कम से कम 10 से 15 दिन का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ एक साथ पूरा खेत खाली नहीं होता। तो उससे हमारा बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर हवा तेज चले तो मिट्टी इरोड नहीं होती, अब तेज बहाव अगर अब अचानक से बारिश आए तो वो वॉश आउट नहीं होगी मिट्टी। कंटर प्लोइंग, हमने कंटर बैरियर्स जो पढ़े थे बाउंड्री के साथ, उसके साथ साथ पैरेलली खेती करना फ्लो को कम करने के लिए। और उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स हम एक पेड़ों की रो बाउंड्रीज पर लगा दें ताकि हमारे यहाँ हवा के फ्लो को, स्पीड को कम किया जा सके, और दूसरा अगर मिट्टी रोड होती है तो वो आगे तक न जाए।
अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो अगला नेचुरल रिसोर्स है वाटर, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट इज वाटर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.